नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में जो है मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा टॉप 50 हिस्ट्री के क्वेश्चंस। ठीक है, जो पिछली 5 क्लासेस हो गई ये मैंने कंपाइल कर दिए हैं और आप ये लगातार देख लीजिएगा जाके, क्योंकि ये अलग अलग पार्ट में देखना आपको बार बार जाना पड़ेगा। ये 50 क्वेश्चन लगातार होंगे कंपाइलेशन। ठीक है, अगर आप ऐसे वीडियो चाहते हो एक साथ 50-50 क्वेश्चन के, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर इससे भी बड़ी मैराथन लेकर आऊँगा मैं, लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। ठीक, फिलहाल आप लोग एंजॉय करिए। ये टॉप 50 क्वेश्चन आपकी पूरी प्लेलिस्ट तैयार करवा रहा हूँ और ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लास्ट 10 ईयर्स में आए हुए हैं। ठीक है, और कुछ मैंने अपने आप से भी ऐड करे, तो ध्यान रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने वाली है और ये बाइलिंगुअल है, दोनों हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाइएगा। ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है, उनके साथ में जुड़ी हुई जानकारी भी जो डिटेल में बताई जाएगी। ठीक, तो शुरू करते हैं। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और वीडियो को लाइक और हाइप जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल देखते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 1। और ये हिस्ट्री का सेक्शन है, ऐसे ही मैं सारा पढ़ा दूंगा आपको, साइंस का भी पढ़ा दूंगा, जियोग्राफी भी पढ़ा दूंगा, पॉलिटी भी पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा बस सपोर्ट दिखाइएगा। फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ ए डॉकयार्ड? निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से गोदीवाड़ा डॉकयार्ड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? अब आपको यह बताना है कि कहाँ से डॉकयार्ड के साक्ष्य प्राप्त हुए। हड़प्पा की साइट है, कालीबंगन है, लोथल है, बनावली है या फिर सुरकोटदा। ठीक, अब आपको यह बताना है कि कौन सी वाली, कालीबंगन है, लोथल है, बनावली है या फिर सुरकोटदा। बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, ठीक है आपको। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। और क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, लोथल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, लोथल जो गुजरात में भोगो नदी के पास स्थित है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि लोथल जो है साइट वो कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है। तो याद रखिएगा गुजरात में है, भोगो नदी के पास स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख समुद्री व्यापारी केंद्र था। ठीक है, तो ये व्यापार का एक बहुत इंपॉर्टेंट केंद्र था समुद्र का। यहाँ एक विशाल 4 दीवारी वाला गोदी घाट डॉकयार्ड, ठीक है, जो नदी कि एक पुरानी धारा से जुड़ा हुआ है। यह इस बात का प्रमाण है कि मेसोपोटामिया के साथ उनके समुद्री व्यापारिक संबंध थे। तो मतलब कि यह बता रहा है कि मेसोपोटामिया के साथ समुद्री व्यापारिक संबंध थे, उनके होता था व्यापार। ठीक, तो याद रखिएगा अगर पूछा जाए कि हड़प्पा स्थल से कहाँ से डॉकयार्ड प्राप्त हुआ है तो आप लोथल बताइएगा। और लोथल जो है वो गुजरात में है, भोगवा नदी के पास। क्लियर है। फिर देखते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 2। द फेमस गायत्री मंत्र इज एड्रेस टू विच वैदिक डायटी एंड इज फाउंड इन विच मंडल ऑफ द ऋग्वेद? तो ये पूछ रहे हैं कि प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है वो किस वैदिक देवता को समर्पित है। ठीक, और ऋग्वेद के किस मंडल में पाया जाता है ये भी बता रहा है आपको। क्वेश्चन ऐसे बहुत आते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो कई बार आया हुआ है। बताइए इसमें कौन सा होगा। इंद्र दूसरा मंडल, ऑप्शन बी अग्नि 5वां मंडल, या फिर सी सवित्र 3रा मंडल, या फिर डी वरुण 9वां मंडल। बताइए इसमें, फिर मैं आपको बताता हूँ। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, हाइप कर दीजिएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन आ रहा हो। फिलहाल तो अभी ये नया चैनल है, आप लोग जैसा सपोर्ट दिखाओगे फिर वैसे वैसे, हालांकि प्लेलिस्ट तो आएगी, ये 1000 क्वेश्चन से ज़्यादा की होगी। अगर आप ज़्यादा सपोर्ट दिखाओगे तो फिर लॉन्ग मैराथन भी मैं अपलोड कर दूंगा। आप लोग बस टेंशन मत लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाइएगा। फिलहाल देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। और क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, सवित्र 3rd मंडल। ठीक, तो सवित्र 3रा मंडल है और सविता को ये समर्पित है। तो देखिए आप सी वाला ऑप्शन, सवित्र 3रा मंडल है ना। अब देख लीजिए थोड़ा सा डिटेल में, गायत्री मंत्र की रचना ऋषि विश्वामित्र ने की है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गायत्री मंत्र जो है उसके रचनाकार कौन है। तो आप याद रखिएगा, क्योंकि ये जो है अलग अलग ऋषियों ने ही तो मंत्र किए हैं। ठीक है, इन्वेंट। तो याद रखिएगा कि गायत्री मंत्र की रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। यह सविता सूर्योदय से पहले के सूर्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सौर देवता। ठीक है, तो जो सूर्योदय होता है उससे पहले के सूर्य के प्रतिनिधित्व करने वाले सौर देवता थे, उनको समर्पित था। और ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। याद रखिएगा गायत्री मंत्र जो है वो किस में है, ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। याद रखिएगा ऋषि विश्वामित्र ने इसकी रचना की थी। सही है। समर्पित किसे है, सविता को, या फिर सवित्र भी बोल सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 3। विच मौर्यन रूलर इज फेमसली नोन एज अमित्र घात? ठीक, मतलब कि स्लेयर ऑफ फोएस, दुश्मन जो होते हैं उनका नाश करने वाला संहारक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपको यह बताना है कि यूनानी अभिलेखों में किस मौर्य शासक को अमित्र घात या फिर शत्रुओं का संहारक के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को, बिंदुसार को, अशोक को, या फिर दशरथ को। बताइए कौन सा हो क्वेश्चन नंबर 3 में। विच मौर्यन रूलर इज फेमसली नोन एज अमित्र घात? अब बताइए इसमें कौन सा होगा, अमित्र घात किसे जाना जाता है।
बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर। और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है बिंदुसार। याद रखिएगा कि बिंदुसार को अमित्रघात या फिर शत्रुओं का संहारक, स्लेयर ऑफ फोएस, अमित्रघाट नाम से जाना जाता है। अब देख लीजिए हैं कौन, ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और अशोक के पिता। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के ये पुत्र हैं और अशोक के पिता हैं कौन, बिंदुसार, को यूनानियों द्वारा अमित्रोचैट्स या फिर अमित्रघाट, ठीक, दोनों नाम से बुलाया जाता था। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण से दक्कन तक किया। सही है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये बताइए, हु अमंग द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर्स विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द राइन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड या फिर विक्रमादित्य। तो वो ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी। अब बताना है हुएनसांग थे या फिर फैक्सियन या फिर फायान जिन्हें कहते हैं, ठीक है, फायान भी बोला जाता है, और आई सिंह थे या फिर अल मसूदी। बताइए कौन से थे, हुएनसांग, फायान, आई सिंह या फिर अल मसूदी। किसके शासनकाल में आए थे, चंद्रगुप्त सेकंड या फिर विक्रमादित्य के, बताइए। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर। और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन बी, फायान। ठीक है, तो फाक्सियन या फायान के शासनकाल में जो है फायान आए थे, किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त तृतीय या फिर विक्रमादित्य। फायान एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जो गुप्त काल के स्वर्ण युग, ठीक है, गुप्त काल के स्वर्ण युग, विशेष रूप से चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान प्रमाणिक बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करने के उद्देश्य से भारत आए थे। तो फायान जो है वो बुद्धिज्म पढ़ने के लिए आए थे। दूसरी बार हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। तो याद रखिए कि जो फायान थे वो किसके, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे, और जो हुएनसांग थे वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। ठीक है, ये दोनों इंटर रिलेटेड है, क्वेश्चन आपको भी पता होगा, कई बार आ चुके हैं। फिर देखिए, ये बताइए, द फेमस रॉक कट कैलाश टेम्पल एट एलोरा वाज कंस्ट्रक्टेड बाई विच राष्ट्रकूटा किंग। तो आपको यह बताना है जो एलोरा का प्रसिद्ध शैल उत्कीर्ण कैलाश मंदिर है, आपको पता होगा एलोरा का जो प्रसिद्ध मंदिर है कैलाश मंदिर, वो तो सबको ही पता है कितना फेमस है, वो एक ही पत्थर पे बनाया गया था। तो वो किस राष्ट्रकूट राजा द्वारा बनवाया गया था, आपको यह बताना है। ठीक है, दंती दुर्ग, कृष्णा प्रथम, अमोघवर्ष या फिर गोविंदा थर्ड, बताइए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अभी ये नया ही खोला है, मैं बैंकिंग वालों को भी पढ़ाता हूँ ज़्यादा से, ये एसएससी वालों के लिए। फिलहाल देख लेते हैं अपने लोग, और इसमें जो है नेक्स्ट हमारा इसका आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो है हमारा कृष्ण प्रथम। ठीक, तो एलोरा स्थित कैलाश मंदिर गुफा 16, ठीक है, गुफा का नंबर क्या है, 16। ठीक, तो 16 नंबर की गुफा वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है, जिसे एक ही विशाल चट्टान को तराश कर बनाया गया है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी ईस्वी में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा करवाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, कृष्ण प्रथम ने वो जो एलोरा वाला टेम्पल है, कैलाश टेम्पल, वो बनवाया था। और ये भी याद रखिए कि जिसे एक ही विशाल चट्टान को तराश कर बनाया गया है, इसका निर्माण 8वीं शताब्दी ईस्वी में, ठीक है, कब, 18th सेंचुरी ईस्वी में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा करवाया गया था या बनाया गया था। ठीक, याद रखिएगा कि कृष्ण प्रथम ने बनवाया है वो टेम्पल। फिर क्वेश्चन नंबर 6, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली इंट्रोड्यूस द टोकन करेंसी सिस्टम ऑफ कॉपर ब्रैस कॉइन्स इन प्लेस ऑफ सिल्वर टंका। तो दिल्ली के किस सुल्तान ने चांदी के टंका के स्थान पर तांबे पीतल के सिक्कों की सांकेतिक मुद्रा प्रणाली शुरू की। अब आपको बताना है, अलाउद्दीन खिलजी थे, गयासुद्दीन तुगलक थे, मोहम्मद बिन तुगलक थे, फिरोज शाह तुगलक थे, बताइए। दिल्ली के किस सुल्तान ने चांदी की टंका के स्थान पर तांबे पीतल के सिक्कों की सांकेतिक मुद्रा प्रणाली शुरू की, बताइए। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। और क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, अपनी दूरदर्शी लेकिन खराब ढंग से लागू की गई योजनाओं के लिए जाने जाने वाले मोहम्मद बिन तुगलक ने 1329 से 30 ईस्वी में एक सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी शुरू की। हालांकि नागरिकों द्वारा बड़े पैमाने पर की गई अवैध ढलाई और राज्य के नियंत्रण की कमी के कारण यह प्रयोग बुरी तरह विफल रहा, जिसके चलते उन्हें इसे वापस लेना पड़ा। तो मतलब कि इन्होंने ये किया तो था, ठीक है, प्रयोग, लेकिन यह असफल रहा था। याद रखिएगा कि दिल्ली के किस सुल्तान ने चांदी के टंका के स्थान पर तांबे पीतल के सिक्कों की सांकेतिक मुद्रा प्रणाली शुरू की, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, चांदी के टंका के स्थान पर तांबे पीतल के सिक्कों की, सही है। अब देखिए, द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन मुगल इंडिया बाय विच एम्परर। अब आपको यह बताना है कि मुगल भारत में प्रशासनिक व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था किस सम्राट द्वारा शुरू की गई थी,
बाबर, शेरशाह सूरी, अकबर या फिर शाहजहां? बताइए, मनसबदारी किसने शुरू की थी, मनसबदारी सिस्टम? चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर, ठीक है। और इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का, वो है ऑप्शन सी, अकबर। ठीक, तो अकबर ने कुलीनों और सेना को व्यवस्थित करने के लिए मनसबदारी व्यवस्था शुरू की थी। ठीक है, किसे? कुलीन और सेना को व्यवस्थित करने के लिए। मनसब का अर्थ एक पद या ओहदा होता था। ठीक है, तो मनसब का मतलब क्या होता है? एक डेजिग्नेशन, ठीक है, एक पद या ओहदा जिसे दो भागों में बांटा गया था। जात व्यक्तिगत पद, वेतन की स्थिति, और सवार घुड़सवारों की वह संख्या जिसे अधिकारी को अपने पास रखना होता था। ठीक है, दो भागों में बांटा गया था। मनसबदारी किसने? अकबर ने शुरू करी थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ हैदराबाद? आसिफ जाही डायनेस्टी इन 1724। तो अब आपको यह बताना है कि 1724 में हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य आसफ जाही राजवंश का संस्थापक कौन था? ठीक, बताइए, मुर्शिद कुली खान, सादत खान, या फिर सी, चिन किलिच खान, निज़ामुल उल मुल्क, या फिर दोस्त अली? बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? बताइए। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। और क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है चिन किलिच खान या फिर निज़ामुल मुल्क। ठीक, तो मीर कमर उद दीन खान सिद्दीकी, जिन्हें निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह के नाम से बेहतर जाना जाता है, एक शक्तिशाली मुगल सरदार थे। मुगल दरबार से मतभेद होने के बाद उन्होंने 1724 में दक्कन पर अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया। ठीक है, तो हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन है? ऑप्शन सी, चिन किलिच खान, निज़ामुल मुल्क। याद रखिएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, द बैटल दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर्स डिक्लाइन। सुन लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। वह युद्ध जिसने विजयनगर साम्राज्य के पतन की नींव रखी, वह कौन सा था? अंबुर का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, खानवा का युद्ध, या फिर वेहिंद का युद्ध? बताइए। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का भी आंसर। और क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी। तो विजयनगर साम्राज्य जिसका नेतृत्व राम राय कर रहे थे और दक्कन सल्तनतों बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया। ठीक है, ये याद रखिएगा, सारी सल्तनत बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया। यह युद्ध विजयनगर के लिए करारी हार साबित हुआ, जिसके बाद उसकी राजधानी हम्पी को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। याद रखिएगा, तालीकोटा का युद्ध 1565 में लड़ा गया था। उसके बाद विजयनगर एम्पायर ढह गया था। ठीक है, और नेतृत्व कौन कर रहे थे? राम राय कर रहे थे। उधर दक्कन सल्तनतों में बीजापुर थे, अहमदनगर, गोलकोंडा और बीदर की संयुक्त सेनाएं थीं। ठीक है, 1565 तालीकोटा का युद्ध, उसके बाद खत्म हो गया था। फिर देखिए, हु रोट द फेमस पर्शियन टेक्स्ट तारीख ए फिरोज शाही? प्रसिद्ध फारसी ग्रंथ तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखा था? ज़ियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो, इब्न बतूता, या फिर शम्स ए सिराज अफीफ? बताइए। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आप ज़्यादा सपोर्ट दिखाओगे, मैं जल्दी जल्दी और भी लंबी लंबी मैराथन भी ले आऊँगा आप लोगों के लिए। आप लोग बस सपोर्ट दिखाते रहिएगा। फिलहाल देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। और क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, ज़ियाउद्दीन बर्नी। तो ज़ियाउद्दीन बर्नी दिल्ली सल्तनत के समकालीन इतिहासकार थे। उनकी रचना तारीख ए फिरोज शाही में गयासुद्दीन बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के शुरुआती वर्षों तक की अमूल्य जानकारी मिलती है। ठीक है, तो तारीख ए फिरोज शाह जो थे वो किसने लिखा था? ज़ियाउद्दीन बर्नी ने। और अगर आपको कोई सुझाव है तो वो भी आप दे दीजिएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करिए। और आप लोगों से बस ये आप लोगों से जानना था कि क्या आप लोग इंग्लिश की भी क्लासेस चाहते हो? अगर आप लोग इंग्लिश की भी क्लासेस, क्योंकि मैं बैंकिंग के लिए इंग्लिश की क्लासेस लाता रहता हूँ, हालांकि उधर करंट अफेयर्स भी पढ़ाता हूँ, स्टैटिक अवेयरनेस भी पढ़ाता रहता हूँ। आप लोग को अगर इंग्लिश की क्लासेस चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मैं इंग्लिश की भी क्लासेस प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल जो है आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, तो फिर मैं और आप लोग के लिए कंटेंट लाता रहूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। और आज के वीडियो में जो है मैं लेकर आया हूँ जनरल अवेयरनेस के हिस्ट्री का पार्ट 2।
पार्ट 1 मैंने करवा दिया है, आप पार्ट 1 देख लीजिएगा जाके। अभी प्लेलिस्ट भी अभी शुरू ही किया है तो प्लेलिस्ट बना दूंगा, ठीक है, आप लोग वहाँ भी देख लीजिएगा, वरना नीचे ही होगा, ज़्यादा दूर नहीं होगा। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ करवा रहा हूँ, पूरी प्लेलिस्ट बनाऊँगा इसकी, ठीक है। इसमें मैं हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के और भी जो भी सब्जेक्ट स्टैटिक अवेयरनेस है जैसे आपके, ठीक है, उससे भी क्वेश्चंस होंगे। आपके साइंस जैसे अभी मैं जो करवा रहा हूँ, 3 दिन हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और 3 दिन आपको साइंस के क्वेश्चंस लगवाऊंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि 10 तक मैंने करवा दिया, आप लोग देख लीजिए जाके, पढ़े हुए होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डायरकी इंट्रोड्यूस्ड एट द प्रोविंशियल लेवल। तो वो ये पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतीय स्तर पर दैश शासन प्रणाली डायरकी लागू की गई थी, ठीक है। अब आपको यह बताना है कि वो कौन सा एक्ट था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। हिंदी में देख लीजिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। बताइए कब हुआ था, ठीक है। प्रांतीय स्तर पर दैश शासन प्रणाली डायरकी लागू की गई थी, ठीक है, ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। बताइए कब हुआ था। और मैं जल्दी जल्दी करवाया करूँगा, ठीक है, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा कि फालतू की चीज़ें बताऊँ इधर उधर की। और क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक। इसे थोड़ा सा डिटेल में भी देख लेते हैं। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर, ठीक है, याद रखिएगा, प्रांतीय स्तर पर 1919 में शुरू हुआ था दैश शासन डायरकी, ठीक, जिसके तहत विषयों को 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। तो इसके तहत जो विषय थे सब्जेक्ट, उन्हें 2 भागों में बांटा गया, हस्तांतरित जिनका प्रशासन मंत्रियों द्वारा किया जाता था और आरक्षित जिनका प्रशासन गवर्नर की कार्यकारी परिषद द्वारा किया जाता था। ये याद रखिए कि केंद्र स्तर पर दैश शासन की शुरुआत 1935 में हुई थी और जो क्या कहते हैं उसे प्रांत में ख़त्म हो गई थी। प्रांतों में कब शुरू हुई है, 1919 में, याद रखिएगा, और केंद्र स्तर पर 1935 में शुरू हुई है। 1935 में केंद्र स्तर पर स्टार्ट हुई है और प्रांत में ख़त्म हो गई है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर देखते हैं अपने लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द वर्नाकुलर Press Act of 1878 aimed at crushing the freedom of Indian language newspapers was passed during the tenure of which viceroy। तो वो ये पूछ रहा है कि भारतीय भाषा के अखबारों की आज़ादी को कुचलने के मकसद से, ठीक है, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पास किया गया था। मतलब वो ये कह रहा है कि जो प्रेस मीडिया होती है उसकी आज़ादी को कुचलने के लिए 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब पास किया गया था तो उस समय वायसराय कौन था, आपको ये बताना है। और देखिए ऑप्शन भी दे रखे आपको, लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड लिटन है, लॉर्ड कर्जन है या फिर लॉर्ड डफरिन है। बताइए। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जैसे ज़्यादा आप सब्सक्राइब करोगे मैं लंबी मैराथन भी आप लोग के लिए लाता रहूँगा। फिलहाल बताइए, चलिए देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। और इसमें जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 12 में वो है आंसर आपका ऑप्शन बी, लॉर्ड लिटन। याद रखिएगा, लॉर्ड लिटन ने 1878 में ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करने वाले स्थानीय भाषा के समाचार पत्रों को दबाने के लिए अत्यधिक भेदभावपूर्ण वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया, ठीक है। कब, 1878 में। ये याद रखिएगा, 1878 में ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था, लेकिन 1882 में उनके उत्तराधिकारी लॉर्ड रिपन ने इसे रद्द कर दिया, ठीक। तो लॉर्ड लिटन ने एक्ट को पास किया था, पारित किया था, और लॉर्ड रिपन ने 1882 में इसे रद्द कर दिया, ठीक है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, हु वाज द फाउंडर ऑफ द सत्य शोधक समाज ट्रुथ सीकर सोसाइटी इन महाराष्ट्र 1873। तो 1873 में महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज, सत्य खोजियों का समाज, उसके संस्थापक कौन थे, ठीक है। कब, 1873 में महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना करी थी, किसने। बताइए कौन कौन है। ज्योतिराव फुले हैं, गोपाल हरि देशमुख हैं, B.R. अम्बेडकर हैं, आत्माराम पांडुरंग है। ज्योतिराव फुले, गोपाल हरि देशमुख, B.R. अम्बेडकर या आत्माराम पांडुरंग। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। और क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, ज्योतिराव फुले। महात्मा ज्योतिराव फुले ने जातिगत भेदभाव का मुकाबला करने, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने और महिलाओं तथा निम्न जातियों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी इसी संघर्ष पर केंद्रित है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो सत्य शोधक समाज है उसकी स्थापना 1873 में महाराष्ट्र में ज्योतिराव फुले ने की थी। और गुलामगिरी पुस्तक अगर पूछी जाए तो ये भी ज्योतिराव
फुले ने ही करी है, ठीक है, वो भी लिखी थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ईयर एंड एट विच सेशन डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इनटू मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। देखिए नरम दल और गरम दल थे, तो वो ये पूछ रहे हैं कि कब अलग हुए थे। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो दो गुटों में बट गई थी, तो वो ये पूछ रहे हैं किस वर्ष और किस अधिवेशन में, वो अधिवेशन भी पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आपको बताना है किस वर्ष और किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नरमपंथियों और गर्मपंथियों में विभाजित हो गई। अब आपको उसके सेशन भी बताना है कौन सा था, और ये भी बताना है ईयर कौन सा था। 1905 बनारस में, 1906 कलकत्ता के सेशन में, 1907 सूरत के सेशन में, या फिर 1916 लखनऊ के सेशन में। बताइए कब अलग हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस दो भागों में, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, नरम और गर्मपंथी में। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। और क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो है 1907 सूरत का सेशन, ठीक। तो याद रखिएगा सूरत विभाजन 1907 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन की पद्धति को लेकर तीव्र वैचारिक मतभेदों के कारण हुआ था, ठीक है। तो ये जो विभाजन है ये किसके, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन की पद्धति को लेकर तीव्र वैचारिक मतभेदों के कारण हुआ था। रास बिहारी घोष ने इस उथल पुथल भरे अधिवेशन की अध्यक्षता की। अगर पूछा जाए ना कि ये जो 1907 का सूरत का सेशन था इसकी प्रेसिडेंसी या फिर अध्यक्षता किसने करी थी, तो आप क्या कहोगे, रास बिहारी बोस ने। दोनों गुट 1916 के लखनऊ अधिवेशन में पुनः एकजुट भी हो गए। अगर ये पूछा जाए कि ये जो दोनों गुट थे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट या फिर नरमपंथी और गर्मपंथी 1907 में अलग तो हुए थे सूरत के सेशन में, लेकिन ये एक कब हुए, तो आप क्या कहोगे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के जो पॉलिटिकल गुरु थे या फिर राजनीतिक गुरु वो कौन थे, ये तो पता ही होगा। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी या फिर महादेव गोविंद रानडे, ठीक। तो बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी या फिर महादेव गोविंद रानडे। बताइए कौन थे उनके पॉलिटिकल गुरु। आसान सा क्वेश्चन है ये, सबको ही पता होता है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी जी के। गोखले आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक प्रमुख नरमपंथी नेता थे। ये भी पूछा जाएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो नरमपंथी थे या गर्मपंथ, ठीक है, गर्म दल के। तो आप याद रखिएगा ये नरमपंथी नेता थे। जब 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, ये तो पता होगा कि गांधी जी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, 1915 में आए थे, ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। तो गोखले ने उनका मार्गदर्शन किया था और उन्हें सक्रिय राजनीति में आने से पहले जमीनी हकीकत को समझने के लिए पूरे भारत का भ्रमण करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि आप घूमिए, बताइए कि कैसा क्या है लोगों को। The dynamic revolutionary organization Ghadar Party was founded in 1913 at San Francisco by। अब यह बताना है कि गतिशील क्रांतिकारी संगठन गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में किसके द्वारा की गई थी। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना, भगत सिंह और सुखदेव, रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल, या फिर ऑप्शन डी चंद्रशेखर आज़ाद। अब आपको बताना है कौन सा सही है। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और जैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो लेकर आऊँगा। फिलहाल आप लोग बताइए इसका आंसर। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना, ठीक। तो गदर पार्टी एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था जिसकी स्थापना भारत से बाहर, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। तो ये हुई किसके द्वारा, भारतीय थे, मुख्य रूप से पंजाबी सिख, ठीक है। उन्हें भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए इसकी स्थापना की थी। सोहन सिंह भकना इसके संस्थापक अध्यक्ष थे और लाला हरदयाल ने इसके महासचिव के रूप में कार्य किया, ठीक है। तो कौन कौन थे, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना, इन्होंने गदर पार्टी बनाई थी सैन फ्रांसिस्को में 1913 में, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्रिटिश ऑफिसर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्डरिंग द जलियांवाला बाग मैसेकर ऑन अप्रैल 13, 1919। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश देने के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें किसने ऑर्डर्स दिए थे फायरिंग के, ये पूछ रहे हैं वो। जनरल डायर ने, लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने, सर जॉन साइमन ने, या फिर कर्नल सैंडर्स ने। ये तो पता होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये तो बस ऑप्शन के लिए था, लेकिन ये याद रखिएगा डेट 13 अप्रैल 1919, ठीक है। इस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और आंसर भी देख लेते हैं इसका। इसका आंसर है जनरल डायर, हम सबको पता था। तो ब्रिगेडियर जनरल
रेजिनाल्ड डायर, ठीक है, ने ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिकों को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जमा निहत्थे नागरिकों की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया। यह भीड़ बैसाखी मनाने, ठीक है, याद रखिएगा क्या मना रहे थे, बैसाखी, और नेताओं सैफुद्दीन किचलू तथा सत्यपाल की गिरफ्तारी का शांतिपूर्ण विरोध करने के लिए वहां इकट्ठा हुई थी। ठीक है, तो कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, और जनरल डायर के कहने पर फायरिंग हुई थी। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, द हिस्टोरिक क्विट इंडिया रिजोल्यूशन, ठीक है, याद रखिएगा कौन सा क्वेश्चन, द हिस्टोरिक क्विट इंडिया रिजोल्यूशन वाज पास्ड बाय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ऑन अगस्त 8, 1942 एट विच लोकेशन, तो वो जगह पूछ रहे हैं, लोकेशन पूछ रहे हैं। ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा किस स्थान पर पारित किया गया था, ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं वो कहाँ हुआ था, साबरमती आश्रम अहमदाबाद, गोवालिया टैंक मैदान बॉम्बे, या फिर आनंद भवन इलाहाबाद, या फिर रामगढ़, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा किस स्थान पर पारित किया गया, बताइए। चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर, और इसका आंसर है ग्वालियर टैंक मैदान बम्बई, ऑप्शन बी। ठीक है, तो बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है, में महात्मा गांधी ने करो या मरो, डू या डाई का प्रसिद्ध नारा दिया। ठीक है, तो ये भी पूछ सकते हैं कि करो या मरो का जो है महात्मा गांधी ने दिया था, लेकिन कहाँ दिया था, अगस्त क्रांति मैदान या फिर बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में, और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी की थी। सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, Who among the following compiled the theory of drain of wealth from India to Britain in his book Poverty and Un-British Rule in India? तो ये पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारत से ब्रिटेन की ओर धन के निकास, ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत को संकलित किया या फिर यह सिद्धांत दिया। ठीक है, रोमेश चंद्र दत्त ने, दादा भाई नौरोजी ने, दिनेशो वाचा ने, या फिर एमजी रानाडे, बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, हम सबको पता है, ये ग्रैंड ओल्ड मैन भी इन्हें शायद कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने ये बताया था कि कैसे अंग्रेज जो है हमारा शोषण कर रहे हैं, वो सारी वेल्थ जो है अपने यहाँ रखे जा रहे हैं। तो याद रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी ने यह सिद्धांत दिया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ, या फिर इन्होंने ये बुक भी लिखी थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पढ़िएगा, बहुत अच्छी बुक है। तो भारत के महान बूढ़े आदमी के रूप में, हाँ मैंने कहा था ना ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, ठीक, तो ग्रैंड ओल्ड मैन भी इन्हें कहा जाता है, भारत के महान बूढ़े आदमी के रूप में जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले व्यवस्थित रूप में यह तर्क दिया कि ब्रिटिश बिना किसी समान आर्थिक या भौतिक वापसी के संस्थागत तंत्र के माध्यम से भारत के संसाधनों और धन को खत्म कर रहे थे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो प्रिंसिपल था वो किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने दिया था। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है इंडिया का। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन द रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रोक आउट, मतलब कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था, क्रांति हुई थी, तो उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये पूछ रहे हैं वो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एल्गिन, या फिर लॉर्ड एलनबरो, बताइए। चलिए देख लेते हैं इसका भी जल्दी जल्दी, और इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी। ठीक, तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग 1857 के प्रमुख विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल थे। विद्रोह के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 में प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, तो किसमें, ब्रिटिश क्राउन में, ईस्ट इंडिया कंपनी से हटा के कहाँ, ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया गया, और कैनिंग का पहला वायसराय बन गया। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर पूछा जाए कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें कौन था गवर्नर जनरल, तो आप क्या कहोगे, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और आज के वीडियो में जो है मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए जनरल अवेयरनेस हिस्ट्री का पार्ट 3। 2 पार्ट हो चुके हैं, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग देख लीजिएगा जाके। ठीक है, ये जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है ये 50 मार्क्स का आता है, आप लोगों का 25 क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो है मैं हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, जियोग्राफी पढ़ाऊँगा, पॉलिटी है, स्टैटिक अवेयरनेस है, और साइंस के भी क्वेश्चंस होंगे। अभी जो है हिस्ट्री चल रही है, ठीक है, और 2 पार्ट हो चुके हैं। अपने लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, द फेमस एंशिएंट आयरन पिलर विच हैज़ रजिस्टर्ड रस्टिंग फॉर ओवर 1600 ईयर्स इज लोकेटेड एट महरौली, दिल्ली। इट वॉज इरेक्टेड ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच किंग। तो वो ये पूछ रहा है कि प्रसिद्ध प्राचीन लौह स्तंभ
जिससे 1600 से अधिक वर्षों जंग का विरोध किया, मतलब उसमें जंग नहीं लगी है। महरौली दिल्ली में स्थित है, ठीक। 1600 से अधिक वर्ष हो गए। यह किस राजा के शासनकाल में बनाया गया था? अब आपको यह बताना है कि वो कौन सा राजा था जिसके शासनकाल में यह बनाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर हर्षवर्धन, बताइए। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। उससे ज़्यादा और मोटिवेशन मिलता है तो मैं और भी बड़ी बड़ी मैराथन भी लाऊंगा। फिलहाल बताइए इसका क्वेश्चन का आंसर, और मैं जल्दी जल्दी करवा दिया करूँगा, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा 10 से 15 मिनट के अंदर आपके जो है क्वेश्चन हो जाया करेंगे। फिलहाल देख लेते हैं इसका आंसर। और क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त सेकंड या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। तो महरौली लौह स्तंभ पर एक शिलालेख अंकित है जिसे चंद्र नामक एक शासक का उल्लेख है, ठीक है। तो उसमें किसका उल्लेख है? चंद्र नामक एक शासक का। इतिहासकारों ने सर्वसम्मति से इस शासक की पहचान गुप्त वंश के सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के रूप में की है, ठीक। तो सब लोगों ने मतलब जो है डिस्कशन किया तो उन लोगों ने यह फाइनलाइज किया कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में यह पिलर बनाया गया है। यह स्तंभ प्राचीन भारत की उन्नत धातु विज्ञान कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जिसके कारण यह आज तक जंग मुक्त बना हुआ है। 1600 से ज़्यादा साल हो गए लेकिन जंग नहीं लगी है, ठीक है। आयरन पिलर है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में बनाया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट काउंसिल्स वाज हेल्ड ड्यूरिंग द राइन ऑफ किंग कनिष्क वेयर बुद्धिज्म स्प्लिट इनटू हिनायना एंड महायाना सेक्ट्स। तो वो ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में ऐसी कौन सी बौद्ध संगीति राजा कनिष्क के शासनकाल में हुई? तो बुद्धिस्ट काउंसिल होती हैं, तो वो ये पूछ रहे हैं कि कनिष्क के शासनकाल में कौन सी हुई है जिसमें बौद्ध धर्म हिनायन और महायान संप्रदाय में विभाजित हो गया था। आपको ये तो पता होगा बुद्धिज्म जो है वो 2 में स्प्लिट हो गया था, हिनायना और महायान में। तो ये जो बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ था वो कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल थी? अब ये बताना है आपको, प्रथम थी, द्वितीय थी, तृतीय थी, चतुर्थ बौद्ध संगीति थी या फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इंग्लिश में, ठीक है। बताइए। किंग कनिष्क के शासनकाल में हुई है, ये भी याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि किसके जो है शासनकाल में जो बुद्धिज्म था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो आप क्या कहोगे? किंग कनिष्क, सही है। अभी आप ये बताइए कि वो कौन से नंबर की बुद्धिस्ट काउंसिल थी? चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। और क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, चौथी बौद्ध संगीति, ठीक। तो याद रखिएगा चौथी बौद्ध संगीति लगभग 72 ईस्वी में कश्मीर के कुंडलवन में कुषाण राजा कनिष्क, ठीक, कुषाणों के राजा थे ये तो पता ही होगा, कुषाण राजा कनिष्क के संरक्षण में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता वासुमित्र ने की थी, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन बन जाता है कि वो पूछेंगे चौथी जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने करी थी, ठीक है। अध्यक्षता मतलब कि प्रेसिडेंसी, तो आप क्या कहोगे? वासुमित्र ने की थी। और वाइस प्रेसिडेंट अगर पूछे जाए या फिर उपाध्यक्ष तो अश्वघोष ने। और यहीं पर बौद्ध धर्म औपचारिक रूप से हिनायन और महायान संप्रदाय में विभाजित हो गया था, ठीक है। कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और वो क्या पूछ रहे थे, कौन सा नंबर की बुद्धिस्ट काउंसिल है? चौथी, ठीक, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल या फिर चौथी बौद्ध संगीति, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम वाज अ यूनिक एंड हाईली डेवलप्ड फीचर, ठीक है, ऑफ विच अर्ली मेडिवल साउथ इंडियन डायनेस्टी। तो वो किस पूछ रहे हैं किस साउथ इंडियन डायनेस्टी का था जिसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो डिज़ाइन की गई थी, मतलब कि स्थानीय स्वशासन प्रणाली पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारत के किस राज्यवंश की एक अद्वितीय और अत्यंत विकसित विशेषता थी? तो बताएं किसके शासनकाल में? पल्लवों की थी, चोलास की थी, चेरस की थी या फिर राष्ट्रकूटास की थी? बताइए। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम या फिर स्थानीय स्वशासन प्रणाली, ठीक, दक्षिण भारत के किस राजाओं की थी? पल्लवास की, चोलास की, चेरस की या फिर राष्ट्रकूटास की? बताइए। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। और क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, चोलास, ठीक। चोल अपनी विकेंद्रीकृत प्रशासनिक संरचना के लिए प्रसिद्ध हैं। परांतक प्रथम का उत्तर मेरूर अभिलेख, ठीक, उनकी ग्राम सभाओं और सभा के लोकतांत्रिक कामकाज, पात्रता मानदंडों और चुनाव प्रक्रियाओं के बारे में अत्यंत विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, ठीक। तो याद रखिएगा अगर पूछा जाए कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम वाज अ यूनिक एंड हाईली डेवलप्ड फीचर ऑफ विच अर्ली मेडिवल साउथ इंडियन डायनेस्टी, तो आप क्या कहोगे? चोलास, ठीक। स्थानीय स्वशासन प्रणाली किसकी थी? चोलास की। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ये बताइए, हु अमंग द फॉलोइंग दिल्ली सल्तनत क्रिएटेड ए सेपरेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कॉल्ड दीवान ए आमिर कोही। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सुल्तानों ने, कौन सा दिल्ली सुल्तान था जिसने दीवान ए अमीरी कोही नामक एक अलग कृषि विभाग बनाया था, ठीक है। तो ये जो है एक सेपरेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था
दीवान ए आमिर कोही, ये किसने डिज़ाइन किया था, आपको ये बताना है, या फिर क्रिएट किया था, बनाया था। अलाउद्दीन खिलजी थे, मोहम्मद बिन तुगलक थे, फिरोज शाह तुगलक थे, या फिर सिकंदर लोदी थे, बताइए कौन से हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर, और क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, तो दोआब क्षेत्र में खेती को बेहतर बनाने और गंभीर अकाल से निपटने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान अमीर कोही की स्थापना करी थी। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। राज्य ने किसानों को बंजर जमीन पर खेती शुरू करने के लिए आसान ऋण उपलब्ध कराए। हालांकि अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार के कारण यह परियोजना असफल रही। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यह दीवान आमिर कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू करी थी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 25, द फेमस ट्रेवलर इब्न बतूता हु रोड द बुक रिहला केम टू इंडिया फ्रॉम विच कंट्री। तो ये पूछ रहे हैं कि प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता जिन्होंने रिहला नामक पुस्तक लिखी किस देश से आए थे? फारस से, मोरक्को से, इटली से, या तुर्की से? और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए। 3 पार्ट हो चुके हैं, ये तीसरा है, ठीक है, 2 आप पार्ट पढ़ लीजिएगा जाके, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये सब लास्ट 10 ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन हैं आपके। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर, और क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर है वो है हमारा मोरक्को। ठीक, तो इब्न बतूता एक मोरक्कोवासी विद्वान और यात्री थे जो 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आए। उनकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान ने उन्हें दिल्ली का काजी नियुक्त किया। ठीक है, क्या? काजी, न्यायाधीश बना दिया था। ठीक है, इब्न बतूता को मोरक्को से आए थे ये 1333 में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, विच मुगल एम्परर बैंड द परफॉर्मेंस ऑफ म्यूजिक एंड डांस एट कोर्ट एज वेल एज द सेलिब्रेशन ऑफ द पर्शियन फेस्टिवल नौरोज। ठीक, तो पर्शियन फेस्टिवल था नौरोज, उसे भी बैन कर दिया था, और डांस और म्यूजिक तो बैन ही कर दिया था। हिंदी में देख लीजिए, किस मुगल बादशाह ने दरबार में संगीत और नृत्य के प्रदर्शन तथा फारसी त्यौहार नौरोज के बनाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम। बताइए कौन थे जिन्होंने बैन लगा दिया था? चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर। ठीक है, और इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, औरंगज़ेब। ठीक, तो औरंगज़ेब थे ये। अपनी कट्टर धार्मिक नीतियों के अनुरूप औरंगज़ेब ने दरबार में एक सादी जीवन शैली लागू की। उसने उन प्रथाओं को बंद कर दिया जिन्हें वह गैर इस्लामी या फिजूल खर्ची मानता था। इनमें दरबारी संगीत, झरोखा प्रदर्शन, बालकनी से जनता को दर्शन देना और वसंत का पारंपरिक त्यौहार नौरोज़ भी शामिल है। ठीक है, मतलब कि ये पर्शियन का था। ठीक, याद रखिएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। ठीक है, तो किसने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी फाउंड की थी इन 1939 आफ्टर रिजाइनिंग फ्रॉम द प्रेसिडेंसी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना करी? सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, जयप्रकाश नारायण ने, या फिर आचार्य नरेंद्र देव ने? बताइए। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी 1939 में बनाई थी आईएनसी की प्रेसिडेंसी छोड़कर। बताइए कौन है ये? फेमस है बहुत, हालांकि बुक्स कम ही लिखी गई थी इन पे, अब तो काफ़ी लिख दी गई हैं। चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर, क्वेश्चन नंबर 27 का। और क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। ठीक, तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में, ठीक है, महात्मा गांधी और कांग्रेस के रूढ़िवादी गुट के साथ वैचारिक मतभेदों के बाद, याद रखिएगा 1939 का सेशन है ये। ठीक है, महात्मा गांधी और कांग्रेस के रूढ़िवादी गुट के साथ वैचारिक मतभेदों के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आईएनसी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और वामपंथी तत्वों को एकजुट करने के लिए कांग्रेस के ही भीतर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। ठीक है, कांग्रेस के भीतर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिया था 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ये बताइए, द काकोरी ट्रेन एक्शन फॉर्मरली काकोरी ट्रेन रॉबरी, ठीक है, वाज एग्जीक्यूटेड इन अगस्त 1925। तो ये काकोरी ट्रेन एक्शन जो है ये हुआ था अगस्त 1925 में बाय द रिवॉल्यूशनरीज ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो जिन रिवॉल्यूशनरीज ने करा था ना वो किस ऑर्गेनाइजेशन के थे? काकोरी ट्रेन एक्शन या फिर काकोरी ट्रेन डकैती अगस्त 1925 में किस संगठन के क्रांतिकारियों द्वारा अंजाम दी गई? कौन कौन से थे? अनुशीलन समिति, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA, या फिर युगांतर पार्टी? बताइए कौन सा है इसमें से? अच्छा है क्वेश्चन, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को लाइक करिए।
चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कमेंट आप बता दीजिए, अगर आपको कोई भी मतलब चाहिए हैं वीडियोस किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, इंग्लिश से भी रिलेटेड, तो मैं वो भी बना दूंगा। ठीक है, फिलहाल आप बताइए, आप लोग पूरा कंट्रीब्यूट करते रहिए इस चैनल पे, बताते रहिए कि आप लोग पढ़ रहे हो। ठीक, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर। और क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक, तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आज़ाद और राजेंद्र लाहिड़ी, नाम याद रखिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के हैं ये। ऑप्शन ऐसे दे देंगे 4 और फिर पूछेंगे वो। तो HRA जो है उसके मेंबर थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आज़ाद और राजेंद्र लाहिड़ी जैसे क्रांतिकारी नेताओं ने अपनी अंग्रेज विरोधी गतिविधियों के लिए सरकारी फंड हासिल करने के उद्देश्य से काकोरी लखनऊ के पास में एक ट्रेन रोक दी। ये सभी HRA, जिसे बाद में 1928 में भगत सिंह और आज़ाद ने HSRA के रूप में पुनर्गठित किया था। ठीक है, याद रखिएगा कि ये जो काकोरी वाला हुआ था उसमें जो है HRA की भागीदारी थी। ठीक है, काकोरी वाला। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ये देखिए, विच ब्रिटिश प्लान मिशन डायरेक्टली लेड टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो किस ब्रिटिश योजना मिशन के कारण सीधे तौर पर भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण हुआ? क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, माउंटबेटन प्लान, 3 जून प्लान 1947 या फिर वेवल प्लान 1945। ठीक है, अब बताइए कौन सा है इसमें से, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर। और क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, माउंटबेटन प्लान, 3 जून प्लान 1947। ठीक है, तो माउंटबेटन योजना भी कहते हैं इसे और 3 जून योजना भी कहते हैं 1947 की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसमें देख लेते हैं भारत के अंतिम वायसराय। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। उन्होंने 3 जून 1947 को एक योजना प्रस्तुत की जिसमें ब्रिटिश भारत को 2 स्वतंत्र डोमिनियन, भारत और पाकिस्तान, ठीक, में विभाजित करने की रूपरेखा दी गई थी। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया और इसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के माध्यम से लागू किया गया। क्लियर है, याद रखिएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। हु वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस व्हेन इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1920। 1920 में जब अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, कब? 1920 में हुई थी, AITUC की। क्या है ये? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, AITUC की 1920 में जो है स्थापना हुई थी। तो उसके पहले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था, आपको यह बताना है। NM जोशी को, लाला लाजपत राय, जोसेफ बैप्टिस्टा या फिर CR दास, बताइए। और आप लोग के जो भी सुझाव हो वो बताइएगा। ठीक है, मैं आपके लिए और भी वीडियोस अलग अलग तरह के भी बना सकता हूँ। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। और क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। ठीक है, तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में पूरे भारत में श्रमिक संघों को संगठित करने के उद्देश्य से की गई थी। प्रमुख राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय को इसका पहला अध्यक्ष चुना गया था और दीवान चमन लाल ने इसके पहले महासचिव के रूप में कार्य किया। इंग्लिश में भी देख लीजिएगा। ठीक है, प्रोमिनेंट नेशनलिस्ट लीडर लाला लाजपत राय वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? लाला लाजपत राय। एंड दीवान चमन लाल सर्व्ड एज इट्स फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी। ठीक है, तो ये था आपका आज का वीडियो। आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा। आप लोग और भी सजेशन दीजिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि अपडेट्स डेली आती ही रहेंगी, आप लोग टेंशन मत लो। ठीक है, फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में जो है मैं लेकर आया हूँ जनरल अवेयरनेस के हिस्ट्री के क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक। ठीक है, 3 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट लगी हुई है, देख लीजिएगा जाके। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पर टाइम ज़्यादा नहीं वेस्ट करूँगा, जल्दी जल्दी आपके 10 क्वेश्चन हो जाएंगे और पीछे भी मैंने करवा रखे हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो कौन है जिसे हम नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं? ड्यू टू हिज एक्सटेंसिव मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। ठीक है, उसकी एक्सटेंसिव मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की वजह से, एज रिकॉर्डेड इन द प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, किसमें दे रखी है? प्रयाग प्रशस्ति में। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, जिसे हम इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं। तो निम्नलिखित में से किसे प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में दर्ज उनकी व्यापक सैन्य विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? अब आपको बता रहे हैं कौन है। चंद्रगुप्त प्रथम है, समुद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है या फिर विक्रमादित्य है? बताइए कौन है, फिर मैं आपको बताता हूँ।
और जल्दी जल्दी बताइए, फिर मैं अगला बताऊँ। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर। और क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। ठीक है, तो हिस्टोरियन V.A. स्मिथ, ठीक है, तो इतिहासकार कौन, V.A. स्मिथ कॉल्ड समुद्रगुप्त द नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा हिस्टोरियन है जो है नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा है समुद्रगुप्त को, तो आप क्या कहोगे, V.A. स्मिथ ने, बिकॉज ऑफ हिज ब्रिलियंट मिलिट्री कैंपेन्स। ठीक है, तो उनकी ब्रिलियंट मिलिट्री कैंपेन्स की वजह से इन बोथ नॉर्दर्न इंडिया आर्यवर्त में और साउदर्न इंडिया दक्षिण पथ में। ठीक है, तो दोनों जगह जो है उनकी मिलिट्री कैंपेन्स की वजह से उन्हें कहा जाता है। हिज कोर्ट पोएट, तो उनके कोर्ट पोएट कौन थे, हरिसेन, कंपोज द प्रयाग प्रशस्ति। तो प्रयाग प्रशस्ति में ये दे रखा है। ठीक है, विच डिटेल्स दीज अनब्रोकन विक्ट्रीज। हिंदी में देख लीजिए, समुद्रगुप्त इतिहासकार V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा क्योंकि उन्होंने उत्तरी भारत आर्यावर्त और दक्षिणी भारत दक्षिणापथ दोनों में शानदार सैन्य अभियान चलाए थे। उनके दरबारी कवि हरिसेन, पूछा जा सकता है कि जो समुद्रगुप्त थे उनके दरबारी कवि कौन थे, तो आप क्या कहोगे, हरिसेन। ठीक, तो उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति में जो रचना करी है उसमें यह बताया है उनकी जो जीत है, लगातार कॉन्क्वेस्ट है, ठीक है, उसके बारे में। फिर देखते हैं अपने लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है द फेमस एंशियंट यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा, ए ग्रेट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, वाज फाउंडेड बाय विच गुप्ता रूलर। तो आपको यह बताना है कि बौद्ध शिक्षा का एक महान केंद्र प्रसिद्ध प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी। आपको यह बताना है कि कौन सा था गुप्त शासक। ठीक है, गुप्ता रूलर, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, बुद्धगुप्त या फिर पुरुगुप्त। बताइए कौन थे जिन्होंने नालंदा की स्थापना करी थी। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का भी आंसर। और क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, कुमारगुप्त फर्स्ट। ठीक, तो नालंदा यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन मॉडर्न डे बिहार, तो ये भी तो पता ही होगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ है, बिहार में, वाज इस्टेब्लिश्ड इन द 5th सेंचुरी कॉमन एरा। ठीक है, तो 5वीं शताब्दी में यह बनी थी अंडर द पैट्रोनेज ऑफ कुमारगुप्त। किसके संरक्षण में, कुमारगुप्त फर्स्ट के संरक्षण में, ऑल्सो नोन एज शक्रादित्य। तो कुमारगुप्त फर्स्ट को हम क्या कहते हैं, शक्रादित्य भी बुलाते हैं। इट फ्लोरिश्ड फॉर सेंचुरीज, ये तो पता ही है कि जो है शताब्दियों तक उसका नाम रहा था, बिफोर बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार खिलजी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किसने करवाया था, बख्तियार खिलजी ने। कब, 12वीं शताब्दी में। ठीक है, 5वीं शताब्दी में बनी थी और 12वीं शताब्दी में नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने। हिंदी में देख लीजिए, कुमारगुप्त प्रथम नालंदा विश्वविद्यालय जो आज के बिहार में स्थित है की स्थापना 5वीं शताब्दी ईस्वी में कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है, 5वीं शताब्दी ईस्वी में कुमारगुप्त प्रथम, जिन्हें शक्रादित्य के नाम से भी जाना जाता है, के संरक्षण में हुई थी। यह कई शताब्दियों तक फलता फूलता रहा, जिसके बाद 12वीं शताब्दी के अंत में बख्तियार खिलजी द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया। ठीक है, तो बनी किसके काल में थी, हमारे कुमारगुप्त फर्स्ट के, और डिस्ट्रॉय कर दिया था बख्तियार खिलजी ने। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज नोन एज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट डेटिंग बैक टू द नियोलिथिक पीरियड। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के सबसे प्राचीन साक्ष्य के रूप में जाना जाता है, जो नवपाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, तो आपको यह बताना है कि कौन सा स्थल है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के सबसे प्राचीन साक्ष्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जो नवपाषाण काल से रिलेटेड है। चिरांद है, बुर्जहोम है, मेहरगढ़ है या फिर कोल्डिवा। ठीक है, कोल्डिवा, बताइए कौन सा है, फिर मैं बताता हूँ। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर। और क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, मेहगढ़। ठीक, तो मेहगढ़ लोकेटेड ऑन द बोलन पास। ठीक है, तो बोलन दर्रे के पास है ये। कहाँ, बोलन दर्रे पे, इन मॉडर्न डे पाकिस्तान। कहाँ, पाकिस्तान में, तो मेहगढ़ पाकिस्तान में है। इज ए क्रूशल नियोलिथिक साइट दैट प्रोवाइड्स द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ फार्मिंग। ये अर्लीस्ट एविडेंस किसके प्रोवाइड कराती है, फार्मिंग के, व्हीट एंड बार्ले, गेहूँ और जौ के, एंड हर्डिंग, मतलब कि जो पशुपालन था, कैटल, शीप एंड गोट्स का। कहाँ, साउथ एशिया में, डेटिंग बैक टू अराउंड 7000 BCE, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, कब, 7000 BCE, मतलब कि ईसा पूर्व से 7000 साल पहले तक के। ठीक है, ये एविडेंस प्रोवाइड कराती है। हिंदी में देख लीजिए, मेहरगढ़ जो आज के पाकिस्तान में बोलन दर्रे पर स्थित है, एक महत्वपूर्ण नवपाषाण कालीन स्थल है। यह दक्षिण एशिया में खेती, गेहूं और जौ की खेती और पशुपालन, मवेशी, भेड़ और बकरियों के सबसे शुरुआती प्रमाण प्रदान करता है, जो लगभग 7000 ईसा पूर्व के हैं। कौन, मेहगढ़, याद रखिएगा। फिर देखते हैं अपने लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, द मार्केट कंट्रोल रेगुलेटरी सिस्टम
price control policy was strictly introduced and implemented by which Sultan of Delhi? बाजार नियंत्रण नियामक प्रणाली मूल्य नियंत्रण नीति को दिल्ली के किस सुल्तान द्वारा सख्ती से लागू किया गया था? ठीक है, आपको यह बताना है कौन सी बाजार नियंत्रण नियामक प्रणाली, या इंग्लिश में बोले तो आपकी मार्केट कंट्रोल रेगुलेटरी सिस्टम या फिर प्राइस कंट्रोल पॉलिसी मूल्य नियंत्रण नीति को सख्ती से किस सुल्तान द्वारा लागू किया गया था? बलबन के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक? बताइए कौन है? बताइए, ऑप्शन ए है, बी है, सी है? चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर, और क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, तो अलाउद्दीन खिलजी इंप्लीमेंटेड ए हाईली सेंट्रलाइज्ड मार्केट रेगुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो अगर मार्केट रेगुलेटरी सिस्टम की बात आए किसने इंप्लीमेंट किया था, तो आप क्या कहोगे? अलाउद्दीन खिलजी ने। टू मेंटेन ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट लो वेजेस, ठीक है, लो वेजेस पे मेंटेन करने के लिए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी को। ही फिक्स द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, तो जो भी ज़रूरी सामान थे उनका प्राइस जो है फिक्स किया उसने। इस्टेब्लिश सेपरेट मार्केट्स, और अलग से मार्केट भी सेपरेट मार्केट इस्टेब्लिश किए, जिसे हम क्या कहते हैं? सराय अदल। एंड अपॉइंटेड स्ट्रिक्ट मार्केट इंस्पेक्टर्स, और अलग से अपॉइंट किए स्ट्रिक्ट मार्केट इंस्पेक्टर्स भी, नोन एज शाहना ई मंडी। ठीक, हिंदी में देख लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी इसका आंसर है। ठीक है, मार्केट कंट्रोल रेगुलेटरी सिस्टम को इसी ने इंप्लीमेंट किया था। हिंदी में बोले तो बाजार नियंत्रण नियामक प्रणाली या फिर मूल्य नियंत्रण नीति अलाउद्दीन खिलजी ने इंप्लीमेंट की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने कम वेतन पर एक विशाल स्थायी सेना बनाए रखने के लिए एक अत्यधिक केंद्रीकृत बाजार विनियमन प्रणाली लागू की। उसने आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तय की, अलग अलग बाजार सराय ए अदल स्थापित किए, और शहना ए मंडी। ठीक है, अगर पूछा जाए शहना ए मंडी किसने स्थापित करी थी? अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जाने वाले सख्त बाजार निरीक्षकों को नियुक्त किया था। ठीक है, फिर देखते हैं अपने लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35। द स्ट्रक्चर ऑफ बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सीकरी वाज बिल्ड बाय एम्परर अकबर टू कमेमोरेट हिज विक्ट्री ओवर विच रीजन। तो वो ये पूछ रहा है कि फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण सम्राट अकबर ने किया, ठीक है, किस क्षेत्र पर अपनी विजय की स्मृति में किया था, ये बताना है आपको। ठीक है, कि कहाँ पर जीते थे उसकी स्मृति में यह बनवाया था फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा। बंगाल में, मेवाड़ में, गुजरात में या फिर दक्कन में? बताइए। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर, और क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। ठीक है, तो अकबर बिल्ड द मैसिव 54 मीटर हाई बुलंद दरवाजा गेट ऑफ मैग्निफिसेंस इन 1601 CE, तो 1601 कॉमन एरा में बनवाया था इसने एट फतेहपुर सीकरी। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। टू सेलिब्रेट हिज सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ द वेल्दी प्रोविंस ऑफ गुजरात, तो गुजरात में ये जीते थे उसकी खुशी में, स्मृति में ये बनवाया गया था बुलंद दरवाजा। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में। कब? 1573 में गुजरात में जीते थे ये। ठीक है, अकबर ने 1601 में फतेहपुर सीकरी में 54 मीटर ऊंचा विशाल बुलंद दरवाजा, शान का दरवाजा बनवाया था। इसे उन्होंने अपने सफल अभियान, सैन्य अभियान और 1573 ईस्वी में गुजरात के समृद्ध प्रांत पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए बनवाया था। ठीक है, गुजरात में जीते थे इसीलिए बनवाया था फतेहपुर सीकरी में 54 मीटर ऊंचा विशाल बुलंद दरवाजा अकबर ने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग सिख गुरुज कंपाइल्ड द आदि ग्रंथ, तो कौन से सिख गुरु हैं, कौन से नंबर के? ठीक है, आपको नहीं, नंबर नहीं है, यही नाम बताना है उनका, जिन्होंने आदि ग्रंथ द होली स्क्रिप्चर ऑफ सिखिज्म उसकी रचना की, एंड कंस्ट्रक्टेड द हर मंदिर। ठीक है, हर मंदिर साहिब या फिर गोल्डन टेम्पल, हाँ गोल्डन टेम्पल की स्थापना इन्होंने करवाई थी। हिंदी में देख लीजिए, निम्नलिखित सिख गुरुओं में से किसने आदि ग्रंथ, सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ का संकलन किया और हर मंदिर साहिब या फिर स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया? गुरु नानक देव, गुरु अर्जन देव, गुरु हरगोविंद या फिर गुरु गोविंद सिंह? बताइए कौन है? चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, गुरु अर्जन देव। ठीक, तो गुरु अर्जन देव द 5th सिक्स गुरु कंपाइल द आदि ग्रंथ, तो गुरु अर्जन देव जो थे वो 5वें सिख गुरु थे और इन्होंने कंपाइल किया था आदि ग्रंथ कब? 1604 कॉमन एरा में। कलेक्टिंग द हाइम्स ऑफ प्रीवियस गुरुज एंड वेरियस हिंदूज एंड मुस्लिम सेंट्स, तो ये जो हाइम्स थी, जो श्लोक कह सकते हो, ठीक है, वो इन्होंने कहाँ से ली थी? पिछले जो गुरु थे हिंदू और मुस्लिम, उनसे। ही ऑल्सो डिजाइंड एंड बिल्ड द हरमिंदर साहिब इन अमृतसर, और इन्होंने हरमिंदर साहिब या फिर गोल्डन टेम्पल की भी स्थापना करी थी। हिंदी में देख लीजिए, गुरु अर्जुन देव। 5वें सिख गुरु गुरु अर्जन देव ने 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ का संकलन किया, जिसमें उन्होंने पिछले गुरुओं तथा विभिन्न हिंदू और मुस्लिम संतों के भजनों को एकत्रित किया। उन्होंने अमृतसर में हरमिंदर साहिब की
कौन सा? हरमंदिर, ठीक। साहिब की रूपरेखा भी तैयार की और उसका निर्माण करवाया, जो गोल्डन टेम्पल है, ठीक। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37, द इंसेंटिव ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ठीक है, फॉर मुस्लिम्स वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रिटिश इंडिया थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स। तो किस रिफॉर्म के तहत जो है इंसेंटिव ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए इंट्रोड्यूस किया गया? हिंदी में देख लीजिए, ब्रिटिश भारत में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों का प्रोत्साहन सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सुधार के माध्यम से लागू किया गया था? आपको यह बताना है कौन सा रिफॉर्म था वो। मॉर्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919, साइमन कमीशन रिपोर्ट 1927, सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932, ठीक है। इंग्लिश में देख लीजिए, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909, मॉन्टेगो क्लैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919, साइमन कमीशन रिपोर्ट 1927 या फिर कम्युनल अवार्ड 1932। बताइए क्या होगा। चलिए देख लेते हैं इसका भी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, मॉन्टेमिडलो रिफॉर्म्स 1909। तो ये तो हम सबको पता है कि जो ये सेपरेट इलेक्टोरेट शुरू हुए थे वो मॉन्टेमिडलो रिफॉर्म 1909 से ही शुरू हुए थे। ध्यान रखिएगा, जब भी सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हो मुस्लिम्स के लिए, ठीक है, तो वो 1909 से शुरू हुए थे मॉन्टेमिडलो रिफॉर्म्स के तहत। ऑफिशियली नोन एज द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। अगर ऑप्शन में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म नहीं है ना, तो क्या होगा? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ठीक है, क्योंकि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म को हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहते हैं। दिस रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड ए सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट बेस्ड ऑन रिलीजन। तो ये पहली बार था कि रिलीजन के बेस पे सेपरेट इलेक्टोरेट्स हो रहे थे, इफेक्टिवली शोइंग द सीट्स ऑफ कम्युनल डिवीजन। और इसी वजह से सांप्रदायिक हिस्सा हुई या फिर कह सकते हो बंटवारा हुआ था, ठीक है, तो यहीं से नहीं पड़ी थी। effectively showing the seats of communal division in Indian political landscape. Lord Minto is consequently known as the father of communal electorate. तो अगर फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट पूछा जाए कौन है, तो आप क्या कहोगे? लॉर्ड मिंटो। याद रखिएगा, लॉर्ड मिंटो थे। हिंदी में देख लीजिए, जिसे मॉर्ले मिंटो सुधार 1909, जिसे आधिकारिक तौर पर भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से जाना जाता है। इस सुधार ने धर्म के आधार पर अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था शुरू की, जिसने प्रभावी रूप से भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में सांप्रदायिक विभाजन के बीज बो दिए। परिणाम स्वरूप लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है, ठीक है। किसे? लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द हिस्टोरिक इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन ऑफ 1929, ठीक है। तो कौन थे प्रेसिडेंट किसमें? 1929 के इंडियन कांग्रेस सेशन के, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जो लाहौर में हुआ था। वेयर द रिजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज एडॉप्टेड। तो 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, जहां पूर्ण स्वराज या फिर पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है। महात्मा गांधी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, जवाहरलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू थे, कौन थे प्रेसिडेंट? 1929 के इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? बताइए। लाहौर में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। और क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। एट द 1929 लाहौर सेशन अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, द INC पास द मोमेंटस पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन, ठीक। इट वाज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट January 26, 1930 एज इंडियाज फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, विच लेटर इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ डेट फॉर रिपब्लिक डे। तो हिंदी में देख लीजिए, 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में INC ने ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया। यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को भारत के पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसने बाद में गणतंत्र दिवस की तारीख के चयन को प्रभावित किया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? JL नेहरू जी ने। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, विच डायनेमिक सोशल रिफॉर्मर फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? 1897 में। टू कैरी फॉरवर्ड द ह्यूमैनिटेरियन एंड स्पिरिचुअल वर्क ऑफ हिज गुरु। अपने गुरु के जो ह्यूमैनिटेरियन वर्क था, स्पिरिचुअल वर्क, उसे आगे बढ़ाने के लिए। हिंदी में देख लीजिए, किस गतिशील समाज सुधारक ने अपने गुरु के मानवीय और आध्यात्मिक कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी? स्वामी विवेकानंद थे, दयानंद सरस्वती थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या फिर केशव चंद्र सेन? कौन है बताइए। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, ठीक। तो स्वामी विवेकानंद फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन, ठीक है। तो ये स्वामी विवेकानंद ने फाउंड किया था रामकृष्ण मिशन एट बेलूर मठ, ठीक है, कहाँ? कोलकाता के पास में 1897 में। द ऑर्गेनाइजेशन वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कर्मयोगा। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो किस पे बेस्ड थी? प्रिंसिपल ऑफ कर्मयोग, कर्मयोग के सिद्धांत पे। कंबाइनिंग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस विद सोशल सर्विस, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ एंड एजुकेशन। तो इसमें कई सारी चीज़ें जो थी कंबाइंड थी। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में बेलूर मठ, कोलकाता के पास में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी। यह संगठन कर्मयोग के सिद्धांतों पर आधारित था, जिसे आध्यात्मिक साधना को सामाजिक सेवा, मानवीय राहत और शिक्षा के साथ जोड़ा गया था, ठीक। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
द फेमस दांडी मार्च साल्ट सत्याग्रह लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी 1920 स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती आश्रम ऑन मार्च 12 एंड कंक्लूडेड एट दांडी ऑन विच डेट। तो वो ये पूछ रहे महात्मा गांधी द्वारा 1920 में शुरू किया गया प्रसिद्ध दांडी मार्च नमक सत्याग्रह 12 मार्च को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ। दांडी में किस तारीख को समाप्त हुआ था आपको ये बताना है, ठीक है। 13 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930, 31 मार्च 1930, 1 अप्रैल 1930। बताइए क्या है। चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन बी अप्रैल 6 1930। तो गांधी अलॉन्ग विद 78 चूजन फॉलोअर्स, तो अपने 78 चूजन फॉलोअर्स के साथ मार्च फॉर 24 डेज 24 दिनों तक जो है मार्च की थी ओवर ए डिस्टेंस ऑफ रफली 240 माइल्स, ठीक है, 240 माइल की थी, फ्रॉम साबरमती आश्रम टू द कोस्टल विलेज ऑफ दांडी, ठीक, साबरमती आश्रम से कोस्टल विलेज दांडी के। ही रीच दांडी ऑन अप्रैल 5, ये दांडी कब पहुंचे थे 5 अप्रैल को, एंड फॉर्मली ब्रोक द साल्ट लॉ ऑन मॉर्निंग ऑफ अप्रैल 6, और साल्ट लॉ कब ये इन्होंने जो है ब्रोक किया 6 अप्रैल 1930, मार्किंग द ऑफिशियल लॉन्च ऑफ द सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट 6 अप्रैल 1930 को। तो गांधी जी ने 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से तटीय गांव दांडी तक लगभग 240 मील की दूरी 24 दिनों में पैदल तय की। वे 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 की सुबह औपचारिक रूप से नमक कानून तोड़ा, जिसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की आधिकारिक शुरुआत भी हुई थी। ठीक है, समझ गए ना। तो याद रखिएगा ये सारी डेट्स, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ठीक। मैं ज़्यादा बीच में डिस्टर्ब भी नहीं करता हूँ आप लोगों को। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। और आज के वीडियो में जो है मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 41 से 50 तक। पीछे जो है 4 सेशन मैंने करवा दिए हैं, वो प्लेलिस्ट में लगे होंगे, वो आप लोग देख लीजिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली अपडेट्स आते रहते हैं, ठीक है, जनरल अवेयरनेस के, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, ठीक। फिलहाल शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 1 जो 41 है वो है द फेमस ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ द डांसिंग गर्ल बिलोंगिंग टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो वो ये बात कर रहे हैं कि जो फेमस ब्रॉन्ज स्टैचू है डांसिंग गर्ल का, जो कहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन का है, वॉज डिस्कवर्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर आर्कियोलॉजिकल साइट। तो वो जो है कौन सी आर्कियोलॉजिकल साइट पे मिला था। हिंदी में देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी डांसिंग गर्ल की मशहूर कांस्य मूर्ति इनमें से किस प्रमुख पुरातात्विक स्थल पर खोजी गई थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनुदारो या फिर रोपड़। हड़प्पा, मोहनजोदारो, चनुदारो या फिर रोपड़। बताइए कहाँ पर मिली थी ये डांसिंग गर्ल जो है वो स्टैचू। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए करिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर। और क्वेश्चन नंबर 41 का जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी मोहनजोदारो, ठीक है। तो ये डांसिंग गर्ल कहाँ मिली थी स्टैचू, मोहनजोदारो में। द मास्टरफुली क्राफ्टेड डांसिंग गर्ल इज ए लॉस्ट वैक्स कास्ट ब्रॉन्ज स्कल्पचर, ठीक है, डेटिंग बैक टू अराउंड 2500 BC। मतलब कि ये कितनी पुरानी है पता है, 2500 ईसा पूर्व, ठीक। डिस्कवर्ड बाई आर्कियोलॉजिस्ट अर्नेस्ट मैके। तो ये किसने खोजी थी, आर्कियोलॉजिस्ट थे अर्नेस्ट मैके एट मोहनजोदारो इन 1926। तो ये ईयर भी याद रख सकते हैं, अर्नेस्ट मैके ने इसे मोहनजोदारो में 1926 में खोजा था। इट स्टैंड्स एज प्राइम एविडेंस ऑफ द एडवांस मेटलर्जिकल स्किल्स। तो मतलब कि ये प्राइम एविडेंस है कि वहाँ पर कैसी मेटलर्जिकल स्किल्स थी एंड एस्थेटिक सेंस ऑफ हड़प्पन पीपल, और उनका सौंदर्य को लेकर क्या ज्ञान था इसमें यह दर्शाया गया, ठीक है। उसमें हिंदी में देख लेते हैं। बेहतरीन ढंग से बनाई गई डांसिंग गर्ल नर्तकी की मूर्ति लास्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक से बनी कांसे की मूर्ति है, ठीक है, कांसे की है, ब्रॉन्ज स्कल्पचर, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व की है, ये तो मैंने बता दिया। 1926 में पुरातात्विक अर्नेस्ट मैके द्वारा, ठीक, ये पुरातात्विक जो आर्कियोलॉजिस्ट है ना अर्नेस्ट मैके, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, द्वारा मोहनजोदारो में खोजी गई ये मूर्ति हड़प्पा के लोगों की उन्नत धातुकला कौशल और सौंदर्य बोध का एक प्रमुख प्रमाण है, ठीक, ध्यान रखिएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। विच रूलर ऑफ द मगध एम्पायर वाज नोन एज कुनिक। तो मगध का कौन सा, मगध एम्पायर का रूलर था जिसे कुनिक के नाम से जानते हैं, एंड इज इनफेमस फॉर सीजिंग द थ्रोन बाय असैसिनेटिंग हिज ओन फादर। तो मतलब उसने गद्दी हासिल करने के लिए अपने फादर को ही मार दिया था, ये बताना है। मगध साम्राज्य का कौन सा शासक कुनिक के नाम से जाना जाता था, और उसने अपने पिता की हत्या करके सिंहासन हथियाने के लिए कुख्यात है, ठीक है। तो इसीलिए जाना जाता है। बिंबिसार है, उदयन है, अजातशत्रु है या फिर शिशुनाग है। बताइए कौन है, फिर मैं बताऊं।
चलिए देख लेते हैं आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन सी अजातशत्रु। ठीक, तो अजातशत्रु वाज ए पावरफुल किंग ऑफ द हारण्यक डायनेस्टी। ठीक है, तो ये किसके थे? हर्यक कह सकते हो। ठीक, हर्यक डायनेस्टी के थे। हु इम्प्रिजन्ड एंड किल्ड हिज फादर, तो बंधक तो बनाया और मार भी दिया। किसे? बिम्बिसार को। टू टेक द थ्रोन लेने के लिए। डिस्पाइट दिस ही इज हाईली सेलिब्रेटेड इन बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट। ठीक है, इसके बावजूद जो है उसे हाईली सेलिब्रेट किया जाता है किसमें? बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट में। फॉर हिज पैट्रोनेज एंड ही कन्वीन्ड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, और इसने जो है पहली बुद्धिस्ट काउंसिल भी की थी। कहाँ? राजगृह, शॉर्टली आफ्टर बुद्धस महापरिनिर्वाण। जो बुद्ध थे उनके महापरिनिर्वाण के जस्ट तुरंत बाद। ठीक, हिंदी में देख लीजिए, अजातशत्रु हर्यक वंश का एक शक्तिशाली राजा था। देखिए जो क्लैन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अजातशत्रु किसके थे? हर्यक वंश के थे, जिसने गद्दी हासिल करने के लिए अपने पिता राजा बिम्बिसार को कैद कर लिया और उनकी हत्या कर दी। ठीक, इसके बावजूद बौद्ध और जैन ग्रंथों में उसे संरक्षण देने के लिए बहुत सम्मान दिया जाता है। ठीक है, तो ये बौद्ध और जैनों की बहुत रिस्पेक्ट भी करता था, और उसने बुद्ध के महापरिनिर्वाण के कुछ समय बाद राजगृह में पहली बौद्ध संगीति फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल आयोजित की थी। ठीक है, याद रखिएगा कौन थे? अजातशत्रु थे जिन्होंने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की थी, आयोजित की थी। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। द डायनेमिक नेवल एक्सपीडिशन दैट सक्सेसफुली कंकर्ड पार्ट्स ऑफ सुमात्रा, मलय एंड द श्री विजय एम्पायर इन साउथ ईस्ट एशिया वर कैरीड आउट बाई विच प्रोमिनेंट चोला एम्परर। तो वो ये पूछ रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया में सुमात्रा, मलय और श्री विजय साम्राज्य के कुछ हिस्सों को सफलतापूर्वक जीतने वाले जबरदस्त नौसैनिक अभियान किस प्रमुख चोल सम्राट ने किए थे। ठीक है, तो वो चोल सम्राट का नाम पूछ रहे हैं, किसने जो है यहाँ पर किया था नौसैनिक अभियान, जो ये बताए जा रहे हैं सुमात्रा, मलय और श्री विजय साम्राज्य के कुछ हिस्सों को। ठीक है, राजराजा चोला प्रथम, राजेंद्र चोला प्रथम, कुलोत्तुंगा चोल प्रथम, या फिर विजयालय चोल। बताइए कौन थे इसमें? चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन बी राजेंद्र चोला फर्स्ट। ठीक, तो राजेंद्र चोला फर्स्ट सन ऑफ राजराजा फर्स्ट। तो ये जो राजेंद्र चोला फर्स्ट थे ये किसके बेटे थे? सन ऑफ राजराजा फर्स्ट के। ठीक, पॉजेस्ड ए फॉर्मिडेबल नेवी, तो मतलब कि बहुत शक्तिशाली इनके पास नेवी थी, नौसेना थी। ही एक्सपेंडेड द एम्पायर्स रीच ड्रेस्टिकली, और इन्होंने जो एम्पायर था उसकी रीच जो पकड़ थी वो बहुत ज़्यादा विस्तारित कर ली। एंड द टाइटल गंगईकोंडा चोला, और इन्होंने जो टाइटल था गंगईकोंडा चोला ये भी हासिल किया था आफ्टर डिफीटिंग महिपाल ऑफ बंगाल। तो बंगाल के महिपाल को हराने के बाद इन्हें गंगईकोंडा चोला उपाधि भी मिली। एंड कंप्लीटली डोमिनेटेड द ट्रेड रूट्स, और बहुत बेहतरीन तरीके से डोमिनेट किए थे ट्रेड रूट्स ऑफ द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल के जो ट्रेड रूट्स थे उन्हें भी बहुत अच्छे से डोमिनेट किया था, टर्निंग इट टेम्पररली इनटू ए चोल लेक, और इसे जो है इन्होंने किस में बदल दिया था? चोल लेक में। हिंदी में देख लीजिए, राजेंद्र चोल प्रथम राजराज प्रथम के पुत्र हैं। ठीक है, उनके पास एक शक्तिशाली नौसेना थी, उन्होंने साम्राज्य का बहुत विस्तार किया। बंगाल के महिपाल को हराने के बाद गंगईकोंड चोल की उपाधि प्राप्त की, और बंगाल की खाड़ी के व्यापारिक मार्गों पर पूरी तरह से अपना वर्चस्व स्थापित किया, जिससे वह क्षेत्र कुछ समय के लिए चोल झील में बदल गया। ठीक है, सही है। आई होप आप लोग को मज़ा आ रहा होगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आप लोग पढ़ तो रहे हो लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करिए। ठीक, ये तो अभी बिल्कुल जो है शुरुआती चल रहा है, आप लोग कम से कम इतना तो कर ही सकते हो। फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट इंडिपेंडेंट वुमेन रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत, रिजेक्टिंग द ट्रेडिशनल वेल प्रदेश टू लीड आर्मीज डायरेक्टली ऑन द बैटल फील्ड। तो दिल्ली सल्तनत की पहली स्वतंत्र महिला शासक कौन बनी? दिल्ली सल्तनत की। ठीक है, जिन्होंने पारंपरिक पर्दा प्रथा को त्याग कर सीधे युद्ध के मैदान में सेना का नेतृत्व किया। रजिया सुल्ताना, चांद बीबी, नूरजहाँ या रुद्रमा देवी। बताइए कौन है? फिर मैं बताता हूँ आपको। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन ए रजिया सुल्ताना। ठीक है, रजिया सुल्ताना या रजिया सुल्तान। ठीक, द डॉटर ऑफ शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो ध्यान रखिए कि जो रजिया सुल्ताना है वो किसकी डॉटर, किसकी बेटी है? शमसुद्दीन इल्तुतमिश की। रूल्ड दिल्ली फ्रॉम 1236 टू 1240। तो 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान ने शासन किया, जो कि किसकी बेटी थी? शमसुद्दीन इल्तुतमिश की। देखिए ये पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश नॉमिनेटेड हर ओवर हिज सन्स ड्यू टू हर सुपीरियर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज़। तो मतलब कि उन्होंने अपने बेटों के ऊपर इन्हें तवज्जो दी, क्यों? क्योंकि इनके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। हर राइन फेस्ड इंटेंस रेजिस्टेंस फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्स। तो इनका जो मतलब रूढ़िवादियों से तो के आई हैं, क्योंकि पर्दा प्रथा को हटा के तो विरोध तो हुआ ही होगा। ठीक है, टर्किश नोबिलिटी, चहलगानी और ग्रुप ऑफ 40 विच अल्टीमेटली लेड टू हर डाउनफॉल।
तो इनका जो कह सकते हैं कि इनका जो विरोध था वो जो तुर्की थे चहलगानी उनकी वजह से, ठीक है, ग्रुप ऑफ 40 लोगों का समूह था, उसकी वजह से इनका डाउनफॉल हुआ। हिंदी में देख लीजिए, शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान ने 1236 से 1240 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। इल्तुतमिश ने अपनी बेटी की बेहतर प्रशासनिक क्षमताओं के कारण उसे अपने बेटों के बजाय उत्तराधिकारी चुना। उनके शासनकाल में रूढ़िवादी तुर्की रईसों चहलगानी या 40 लोगों का समूह से कड़ा विरोध झेलना पड़ा, जिसके कारण आखिरकार उनका पतन हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि तुर्की रईसों या फिर 40 लोगों के समूह की वजह से रज़िया सुल्तान की जो सल्तनत थी वो चली गई थी। 1236 से 40 तक शासन किया, इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। द प्रोमिनेंट डायनामिक रूलर कृष्णदेव राय हु रोट द क्लासिकल तेलुगु वर्क, ठीक है, अमुक्त माल्यदा, क्या लिखा था, अमुक्त माल्यदा, ठीक है, बिलोंग टू विच डायनेस्टी, किस डायनेस्टी से थे, विजयनगर एम्पायर की। ठीक, तो आपको यह बताना है कि विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख और गतिशील शासक कृष्णदेव राय, जिन्होंने तेलुगु की क्लासिक रचना अमुक्त माल्यदा लिखी थी, किस राजवंश से संबंधित थे, संगम राजवंश से या फिर संगम डायनेस्टी, सालुव राजवंश या सालुव डायनेस्टी, तुलवा राजवंश या फिर तुलवा डायनेस्टी, या फिर अराविदु राजवंश या फिर अराविदु डायनेस्टी। बताइए किससे थे, फिर मैं बताता हूँ आपको। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और क्वेश्चन नंबर 45 का जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, तुलवा डायनेस्टी। ठीक है, तो कौन सा, ऑप्शन सी, तुलवा डायनेस्टी या फिर तुलवा राजवंश। द विजयनगर एम्पायर वाज रूल्ड सीक्वेंशियली बाई 4 डायनेस्टीज। तो विजयनगर एम्पायर जो है वो सीक्वेंशियली 4 डायनेस्टी के थ्रू रूल किया गया है, संगम, सलुवा, तुलवा एंड अराविदु। ठीक है, याद रखिएगा, संगम, सलुवा, तुलवा एंड अराविदु 4 डायनेस्टी थी, सीक्वेंशियली हैं ये। कृष्णदेव राय राइंड 1509 टू 1529, तो 1509 से 1529 कॉमन एरा तक जो है कृष्णदेव राय का राज रहा है। कंसीडर्ड द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल विजयनगर मोनार्क्स। ठीक है, तो ये जो विजयनगर के राजा थे उनमें सबसे ग्रेटेस्ट में हैं ये। बिलोंग टू द तुलवा डायनेस्टी, और ये तुलवा वंश के हैं। हिज कोर्ट वाज फेमसली एडॉर्न्ड बाय 8 एमिनेंट पोएट्स नोन एज अष्टदिग्गजास। ठीक है, तो इनकी कोर्ट जो थी उसमें 8 पोएट थे, कवि थे, और उन जो पोएट्स को थे हम क्या कहते थे, अष्टदिग्गजास। ठीक, दिग्गज बोलते हैं ना लेजेंडरी को हम लोग, तो वही चीज़ बता रहे हैं। हिंदी में देख लीजिए, विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः 4 राजवंशों ने शासन किया, संगम, सालुव, तुलुव और अराविदु। कृष्णदेव राय शासनकाल 1523-29, ठीक, 1509 से 1529 तक इन्होंने शासन किया कृष्णदेव राय ने, जिन्होंने विजयनगर के सभी शासकों में सबसे महान माना जाता है। ठीक है, किसे, कृष्णदेव राय को। तुलुव राजवंश से संबंधित थे, याद रखिएगा। उनके दरबार की शोभा 8 प्रसिद्ध कवि बढ़ाते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। देखिए कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। पूछा जा सकता है शासनकाल क्या था कृष्णदेव राय का, तो आप क्या कहो, 1509 से 1529। और ये पूछा जा सकता है वो किस राजवंश से थे, तो तुलुव राजवंश से। अगर ये पूछा जाए कि उनके जो दरबार में 8 कवि होते थे उसे क्या कहेंगे, तो क्या कहोगे, अष्टदिग्गज। ठीक है, ये है। फिर देखते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 46। Which specific revenue estimation and assessment system did Raja Todarmal introduce during Akbar's reign? ठीक है, based on the average prices and production of the past 10 years। तो राजा टोडरमल ने अकबर के शासनकाल में पिछले 10 वर्षों की औसत कीमतों और उत्पादन के आधार पर राजस्व के अनुमान और निर्धारण की कौन सी विशेष प्रणाली लागू की। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा असेसमेंट सिस्टम जो है राजा टोडरमल ने बनाया था, उसका नाम बताना है। कनकुल प्रणाली, दहसाला प्रणाली, जब्ती प्रणाली भी जिसे कहते हैं, बटाई प्रणाली या फिर नस्क प्रणाली। कनकोट प्रणाली, दहसाला सिस्टम, जब्ती सिस्टम और बटाई सिस्टम या फिर नस्क सिस्टम। बताइए कौन सा है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर है वो है दहसाला सिस्टम, जब्ती सिस्टम। इंट्रोड्यूस इन 1580, तो 1580 में यह दहसाला सिस्टम या फिर जब्ती सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर राजा टोडरमल के द्वारा। ठीक है, तो अकबर के ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, याद रखिएगा, वित्त मंत्री थे अकबर के, और इन्होंने दहसाला सिस्टम, जब्ती सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था 1580 में। द आइन ए दहसाला और जब्ती सिस्टम कैलकुलेटेड लैंड रेवेन्यू बेस्ड ऑन द एवरेज प्रोड्यूस। ठीक है, तो ये लैंड रेवेन्यू जो है किस पे बेस्ड निकालते थे, एवरेज प्रोड्यूस एंड मार्केट प्राइसेस ऑफ वेरियस क्रॉप्स। ठीक, ओवर द प्रीसीडिंग डिकेड, मतलब लास्ट 10 ईयर्स के जो भी औसत होता था उसके बेसिस पे। इट ब्रॉट
ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्टेबिलिटी टू स्टेट फाइनेंसेस, और इसकी वजह से जो स्टेट के फाइनेंसेस थे और स्टेबिलिटी थी उसमें बहुत अच्छी तरीके से एक्यूरेसी आ गई थी। ठीक, ये बताना चाह रहे हैं। तो देख लीजिए, दहसाला प्रणाली, जब्ती प्रणाली अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल द्वारा 1580 ईस्वी में शुरू की गई। आईना ए दहसाला या जब्ती प्रणाली में पिछले दशक मतलब कि 10 वर्षों के दौरान विभिन्न फसलों की औसत पैदावार और बाजार की कीमतों के आधार पर भूमि राजस्व की गणना की जाती थी। ठीक है, पैदावार और बाजार की कीमतों के आधार पर भूमि राजस्व की गणना की जाती थी। इससे राज्य के वित्त में काफ़ी सटीकता और स्थिरता आई। ठीक है, तो स्टेबिलिटी आ गई थी काफ़ी ज़्यादा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है द हिस्टोरिक परमानेंट सेटलमेंट और जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू, ठीक है, वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा इन 1793 बाय विच गवर्नर जनरल। तो वो गवर्नर जनरल का नाम पूछ रहे हैं, आपको उस गवर्नर जनरल का नाम बताना है। हिंदी में देख लीजिए, जमीन के लगान से जुड़ी ऐतिहासिक स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था को 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था। ठीक है, किसे? जमींदारी व्यवस्था को 1793 में। लॉर्ड वैरन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने? बताइए किसने। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर वॉलिस बोल सकते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो अंडर द परमानेंट सेटलमेंट, तो परमानेंट सेटलमेंट के अंडर लैंड लॉर्ड्स, जमींदार वर रिकॉग्नाइज्ड एज द एब्सोल्यूट ऑनर ऑफ द लैंड। तो जो लैंड लॉर्ड थे, जमींदार, उन्हें मान लिया गया था या फिर पहचान लिया गया था एब्सोल्यूट ऑनर ऑफ द लैंड, लैंड के मालिक के रूप में। द रेवेन्यू डिमांड वाज फिक्स परमानेंटली, और जो रेवेन्यू डिमांड थी वो परमानेंटली फिक्स कर दी गई थी। एंड द जमींदार्स हैड टू पे 10/11 of the collected rent to the British East India Company, keeping 1/11 for themselves। मतलब कि देख रहे हो किस तरीके से लूट रहे थे जमींदार, जो लगान वसूल रहे थे ना, उसका 10/11 हिस्सा उन्हें अंग्रेजों को देना होता था और 1/11 हिस्सा, केवल छोटा सा हिस्सा, वो अपने जमींदार रखते थे। तो हिंदी में समझ लीजिए, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को जमीन का पूर्ण मालिक माना गया। ठीक है, जमींदारों को मालिक तो पूरा मान लिया अंग्रेजों ने, कहा ठीक है, तो वो राजस्व की मांग स्थायी रूप से तय कर दी गई। ठीक है, मांग भी तय कर दी, और जमींदारों को वसूले गए लगान का, समझ लेना, जमींदारों को वसूले गए लगान का 10/11 हिस्सा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होता था। ठीक है, और 1/11 हिस्सा जो बचता था वो जमींदार रख लेते थे। देख लीजिए, समझ रहे हैं किस तरीके से लूटा गया है। फिर देखते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 48। Who among the following actively founded the Aligarh movement and established the Mohammedan Anglo-Oriental College in 1875, which later became the Aligarh Muslim University? तो वो ये पूछ रहा है कि इनमें से किसने सक्रिय रूप से अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की, जो अलीगढ़ मूवमेंट था, और 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना भी की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। तो मतलब जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी वो 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहलाता था। ठीक, बाद में उसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाया गया था। तो बताना है कि वो कौन थे जिन्होंने इन दोनों मूवमेंट की शुरुआत की थी। सर सैयद अहमद खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर बदरुद्दीन तैयब जी? बताइए कौन थे। फिर मैं बताता हूँ। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन ए, सर सैयद अहमद खां। तो सर सैयद अहमद खां वाज ए विजनरी रिफॉर्मर, तो मतलब कि समाज सुधारक थे, वो बहुत बड़े विजनरी थे। हु वर्कड एक्सटेंसिवली टू प्रमोट मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन, तो वो प्रमोट कर रहे थे वेस्टर्न एजुकेशन को एंड साइंटिफिक टेम्परामेंट को अमंग इंडियन मुस्लिम्स, किसमें? भारतीय मुसलमानों में। द अलीगढ़ मूवमेंट एम्ड एट देयर सोशल एंड एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट, तो जो अलीगढ़ मूवमेंट था उसका गोल था सोशल और एजुकेशन में अपलिफ्टमेंट, सेंटरिंग अराउंड द इंस्टीट्यूट ही फाउंडेड इन 1875, जो 1875 में उन्होंने इंस्टीट्यूट बनाया था, उसके तहत जो है वो एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट चाहते थे। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए, सर सैयद अहमद खान एक दूरदर्शी सुधारक थे जिन्होंने भारतीय मुसलमानों के बीच आधुनिक पश्चिमी शिक्षा और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया। अलीगढ़ आंदोलन का मकसद उनका सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान करना था, और यह आंदोलन 1875 में उनके द्वारा स्थापित संस्थान के इर्द गिर्द केंद्रित था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो है अलीगढ़ मुस्लिम जो है उसे मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहते थे, और 1875 में सर सैयद अहमद ने शुरुआत करी थी। अलीगढ़ मूवमेंट की शुरुआत भी इन्होंने ही की थी। ठीक, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। द हिस्टोरिक पूना पैक्ट वाज साइंड इन सितंबर 1932। तो याद रखिए कि जो पूना पैक्ट था वो साइन किया गया था सितंबर 1932 में। किसके बीच में? महात्मा गांधी एंड डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, प्राइमरली टू सेटल द इशू ऑफ, तो किस इशू को सेटल करने के लिए पूना पैक्ट
साइन किया गया था सितंबर 1932 में। ठीक, आपको ये बताना है इशू क्या था। सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बीच ऐतिहासिक पूना पैक्ट मुख्य रूप से किस मुद्दे को सुलझाने के लिए साइन किया गया था। आपको उस मुद्दे को, इशू के बारे में बताना है कौन सा था। द पार्टीशन ऑफ बंगाल, डिप्रेस्ड क्लासेस रिप्रेजेंटेशन एंड सेपरेट इलेक्टोरेट्स, डायरेक्ट एक्शन डे आफ्टरमैथ, कंप्लीट इंडिपेंडेंस टाइमलाइन। ठीक, तो आपको बताना है कौन सा था। बंगाल का विभाजन था, दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व था, और पृथक निर्वाचक मंडल था, या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस आफ्टरमैथ था, या पूर्ण स्वतंत्रता समय रेखा। बताइए कौन सा था, फिर मैं बताऊं। चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, डिप्रेस्ड क्लासेस रिप्रेजेंटेशन एंड सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ठीक है, तो क्या था, डिप्रेस्ड क्लासेस रिप्रेजेंटेशन, उनका रिप्रेजेंटेशन और सेपरेट इलेक्टोरेट्स की वजह से जो है पूना पैक्ट साइन किया गया था। अब इसे जो है थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखिए ये क्या कह रहे हैं, फॉलोइंग द ब्रिटिश अनाउंसमेंट ऑफ कम्युनल अवार्ड ग्रांटिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स टू द डिप्रेस्ड क्लासेस। मतलब कि जो ब्रिटिश थे ना, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी कम्युनल अवार्ड की, ग्रांटिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। मतलब कि जैसे मुसलमानों को अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट हो रहा था ना, तो उन्होंने दलितों के लिए भी ये मांग छेड़ दी थी। गांधी वेंट ऑन फास्ट अनटू डेथ इन यरवदा जेल। लेकिन गांधी जी ने पूरा इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि आप पूरा तो भारत ही तोड़वा दोगे, तो यरवदा जेल में जो है वो विरोध करने लगे। द पूना पैक्ट रिजॉल्व द स्टैंड ऑफ, और इस वजह से ये गतिरोध जो है वो समाप्त हो गया। किस वजह से, पूना पैक्ट की वजह से। ठीक है, क्योंकि गांधी और अम्बेडकर जी जो थे, इन्होंने सुलह कर ली। अम्बेडकर एग्री टू गिव अप द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट। तो अम्बेडकर जी सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए तो मान गए कि वो नहीं होगा। ठीक है, इन एक्सचेंज फॉर ए सिग्निफिकेंटली हायर नंबर ऑफ रिजर्व सीट्स। लेकिन दलितों को बहुत हायर नंबर में जो सीट्स थी वो रिजर्व कर दी गई थी फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटर्स। तो जो कह सकते हो कि जो प्रांत की विधानसभा होती हैं उसमें दलित वर्गों के लिए बहुत सारी सीटें आरक्षित कर दी गई थी। तो अम्बेडकर साहब मान गए थे। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं हुआ था। हिंदी में देख लीजिए, दलित वर्गों को अलग निर्वाचन क्षेत्र देने वाले ब्रिटिश सरकार के सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड के बाद गांधी जी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। पूना पैक्ट से यह गतिरोध समाप्त हुआ। अम्बेडकर प्रांतीय विधानसभाओं में दलित वर्गों के लिए काफ़ी अधिक आरक्षित सीटों के बदले अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग छोड़ने पर सहमत हुए। ठीक है, तो यही था कि उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब कि अलग निर्वाचन क्षेत्र तो छोड़ दिया, लेकिन अधिक आरक्षित सीटें दे दी गई उन्हें प्रांतीय विधानसभाओं में। ठीक है, फिर देखते हैं अपने लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर है आज का लास्ट क्वेश्चन, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो वो ये पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, नेली सेनगुप्ता या फिर कादम्बिनी गांगुली। एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, नेली सेनगुप्ता या फिर कादम्बिनी गांगुली। बताइए क्या है इसका आंसर। पहली इंडियन वुमेन पूछ रहे हैं जो इलेक्टेड हुई हो एज ए प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस में, ओवरऑल नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, इंडियन बताना है आपको। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू प्रिसाइडेड ओवर 1925 कानपुर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो मतलब कि जो 1925 का कानपुर सेशन हुआ था ना इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें कौन प्रेसिडेंट थी, सरोजनी नायडू, मार्किंग हर द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट। और ये पहली इंडियन वुमेन थी जो प्रेसिडेंट बनी थी कानपुर सेशन में। ठीक है, मतलब पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस के लिए। नोट, डॉक्टर एनी बेसेंट। तो मतलब ये नोट याद रखिएगा कि अगर ओवरऑल वुमेन पूछा जाए, इंडियन वुमेन में तो सरोजनी नायडू है, लेकिन ओवरऑल अगर पूछे तो एनी बेसेंट होंगी, जो कि आयरलैंड की थी, आयरिश वुमेन थी। वॉज द फर्स्ट वुमेन एवर टू प्रिसाइड ओवर एन INC सेशन। तो मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशन थे उसमें पहली बार अगर महिलाओं की बात हो अध्यक्षता की तो एनी बेसेंट है, लेकिन अगर इंडियन वुमेन पूछा जाए तो सरोजनी नायडू हैं। जो एनी बेसेंट थी वो 1917 के कलकत्ता सेशन में अध्यक्ष थी, ठीक, प्रेसिडेंट थी। हिंदी में देख लीजिए, सरोजनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1925 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जिससे वह इसकी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। ठीक है, 1925 वाले कानपुर सेशन में जो है सरोजनी नायडू अध्यक्ष थी। डॉक्टर एनी बेसेंट एक आयरिश नागरिक INC अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी। उन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में यह भूमिका निभाई थी। ठीक है ना, आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा यार लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।